Hello everyone, welcome back to the channel and I hope that you all must be doing great. So last वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था कि बजट को पास करने के लिए पार्लियामेंट में कितनी स्टेजेस हैं, तो टोटल हमने 6 स्टेजेस कवर करी थी. सो जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू इट. पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में. जनरल डिस्कशन दोनों हाउसेस में होता है, बट जो वोटिंग पावर है वो रहती है लोकसभा के पास. देन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो है उनको स्क्रूटनी के लिए बजट को सेंड किया जाता है. वो अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं. देन रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड. सो रिपोर्ट्स दे आर रिकमेंडेटरी नेचर, मैंडेटरी नहीं होती हैं. देन उसके बाद फोर्थ स्टेज में वोटिंग होती है ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स. एंड जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती है, बिकॉज उसमें कोई चॉइस नहीं है कि आपको कितना एक्सपेंडिचर करना है. इट इज बेसिकली इनसे कि काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आंचल, कैन यू गिव द एग्जाम्पल चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का? Firstly, it is taken from Consolidated Fund of India, and the salaries, I think, come under charge expenditure. ठीक है, सैलरी हो गया एक. और कोई एग्जाम्पल सैलरीज के And अलावा जो गवर्नमेंट को पे करना ही करना पड़ेगा? और जो बजट में डिसाइड हुआ है कि इतना मनी नहीं, आना बजट में चाहिए उसका उसमें। कोई डिसाइड नहीं होता है, मतलब उस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है. उस पर कोई डिस्कशन और डिबेट नहीं हो सकता कि ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो फिक्स्ड है. जैसे कि गवर्नमेंट जो बोरोविंग्स करती है उस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है. अब इसमें कोई चॉइस नहीं है ना गवर्नमेंट के पास कि वो ज्यादा पे हम्म करेगी या कम पे करेगी. तो जितना इंटरेस्ट है वो भी एक चार्ज एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है. और जो गवर्नमेंट को ठीक है। सब्सिडीज भी देनी होती है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है. देन फिफ्थ स्टेज इज पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल. एप्रोप्रिएशन बिल पास होने का मतलब ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा गेट्स ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटिव. मतलब यहाँ पे आप गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड उसके बाद गवर्नमेंट कैन यूज द मनी जो ट्रांसफर होता है. सो बेसिकली इफ यू बेसिकली गवर्नमेंट को अगर पैसा यूज करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज मैंडेटरी, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. लास्ट स्टेज में होता है फाइनेंस बिल. सो फाइनेंस बिल किस चीज से रिलेटेड है आंचल? बजट, फाइनेंसेस। नहीं नहीं, बजट का तो एक छोटा कंपोनेंट है ना, एक पार्ट है. दो बिल होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया एक, पहले पास हो जाता है. हम्म दूसरा जो एक कंपोनेंट है फाइनेंस वन फाइनेंस. होता है, एक टू होता है। ये भी नहीं, दो टाइप्स के होते एक- हैं ना। किस चीज के बारे में बात होती है फाइनेंस बिल में? क्या सब्जेक्ट होता है इसका, या किस चीज इसके के ऊपर लॉज या रूल्स की बात होती है जो फाइनेंस? अप्रोप्रिएशन बिल से पास हुआ है वो फाइनली कंसीडर किया जाता है और फिर उसके अंदर वो फाइनेंसेस की बात की जाती है, इसलिए नहीं ये नहीं लास्ट नहीं, ये ऐसा नहीं है. दो डिफरेंट है, ये दोनों बिल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है. सो फाइनेंस बिल में हम टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. टैक्सेस या तो गवर्नमेंट सेम रख सकती है जो पिछले ईयर के टैक्सेस थे, या तो उसको रिड्यूस कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है, ठीक है. तो फाइनेंस बिल इज रिलेटेड टू द टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, आई होप दिस इज इट इज क्लियर. फॉर द रेवेन्यू मानसी, कितना मैक्सिमाइज रेवेन्यू करे. अप्रोप्रिएशन इज बेसिकली कैसे पैसा निकाला जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हाँ, तो लॉफुल फाइनेंस तरीके बिल, से. हाँ रेवेन्यू बोल सकते हैं, बट पहले बोलेंगे कि इट इज रिलेटेड टू टैक्सेस और टैक्सेस. टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का. ठीक है. सो विल टॉक इन शॉर्ट की बजट पास हो गया, पार्लियामेंट ने फुल पास कर दिया है, उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट के पास. बजट को फिर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट इसके बाद स्टार्ट हो जाता है. एंड फाइनेंस बिल पास होने के बाद हम क्या बोलते हैं फाइनली कि बजट हैज बीन डैश. क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? बजट हैज बीन आफ्टर द अप्रूवल और पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, मतलब सारी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद हम क्या बोलेंगे? बजट हैज बीन पास्ट ऐसे कुछ बोलते हैं. इनएक्टेड. इनएक्टेड, इनएक्टेड, हाँ. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में, हाँ
सो एग्जीक्यूशन द बजट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मतलब कि अब जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज किए उनको कलेक्ट भी करेंगे, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, सर्विसेज जो परफॉर्म की जाती है बाय द ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ऑडिटिंग भी इसका एक पार्ट होता है। तो प्रोसेस ऑफ बजट एग्जीक्यूशन क्या है, सिंपल है। एग्जीक्यूशन द बजट स्टार्ट्स विद द पासिंग ऑफ फाइनेंस एंड एप्रोप्रिएशन बिल। जो मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन द बजट ऑन द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट। सो उसमें जो सिस्टम है बेसिकली, जो गवर्नमेंट के पैसा स्पेंड करने की बात आती है, एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स रहते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जो फाइनेंशियल सैंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स रहते हैं, पेमेंट एंड अकाउंट्स एक इसका पार्ट हो गया जिसमें अगेन ऑडिटिंग भी आ जाएगा। सो इनकरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर इज टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपरिटी एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005। सो एग्जीक्यूशन द बजट रेवेन्यू साइड की बात करें तो हम बात कर चुके कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस यहाँ पे काउंट होता है, कस्टडी ऑफ कलेक्टेड फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, it has the control over machinery who's been entrusted with the collection of the taxes through CB-dated direct taxes or excise and customs. So basically ये भी important fact है, Department of Revenue has the control over collection of taxes. So दो टाइप की financial advisors रहते हैं, external और internal। इसमें external basically उनकी जो advice रहती है that is more associated on behalf of Ministry of Finance. एंड जो इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनका फंक्शन रहता है टू असिस्ट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंटल लेवल पे जो उनकी एडवाइजर्स रहती है, तो वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे, तो वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल हम ओवरऑल बात करेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उनको कंसिडर करते हुए ब्रॉडर लेवल पे वी हैव दी एक्सटर्नल फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो जो स्कीम है हमारी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की, इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ formulation of the budget of departments, managing transfer of funds. So this is there, and we created this thing in 1975 and 2006 में उनकी powers को और expand कर दिया गया, जिनमें उनको financial administration function की power दी गई थी। So ये term हमने although we understood the meaning of this when we were covering the process of passing the budget. So औशिक आप इसको क्या in short बता सकते हो कि गिलेटिन क्या होता है? In my opinion, Mansi, I think it is related to the passing of the budget or passing of the bill at a very short time. जल्दी जल्दी कर दिया ताकि अगर टाइम का क्राइसिस हो, टाइम क्रंच हो, उसके कारण। हाँ, तो मतलब यही है Whole कि budget is not discussed, it is put to vote at once. हाँ, जो Glitter. मतलब जो It मेन is एस्पेक्ट्स है हाँ derived from the French Revolution, जहाँ पर हाँ गिलेटिन यूज किया गया था आफ्टर द जो फ्रेंच रिपब्लिक बना था, गिलेटिन बेसिकली, हाँ, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के यहाँ रेफरेंस लेके आए, बेसिकली इट वाज पब्लिक फॉर बेहेडिंग, हाँ, डिफरेंस। बेहेडिंग द पीपल। सो उसमें मतलब जो एक डिप्रेशन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, सेमी सर्कल काइंड ऑफ डिप्रेशन होता था और ऊपर एक ब्लेड होता था। तो गिलेटिन में ऐसे बहुत सारे हम बोल सकते हैं सब यूनिट्स होते थे, तो पीपल दे वर गिलेटिन्ड एट वंस। तो वो यही मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक सेंस में यही है कि वो स्पीडली प्रोसेस को करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टर्म, बजट को पास करने के लिए। तो जितना बाकी एस्पेक्ट, बाकी कंपोनेंट ऑफ बजट बच जाते हैं, हम उसको बंच करके वी पास देम इन दैट वन सिंगल गो, सो एज टू सेव टाइम, क्योंकि वो टाइम भी कम होता है, तो इसलिए पूरा बजट भी हम डिस्कस और पास और वोट नहीं कर सकते हैं। सो अगर जो वोटिंग होती है बिल्स के ऊपर, इफ दैट गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज ट्रीटेड एज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। So government can even fall if the money bill gets voted out. So these fears that get heightened in coalition politics में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। So consolidated fund of India की थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईच इंडियन स्टेट, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट भी मेंटेन करते हैं अपने कंसोलिडेटेड फंड्स, क्योंकि हम ज्यादा हमेशा बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये यूनियन लेवल पे बट स्टेट लेवल पे भी होते हैं। सो आर्टिकल 266 है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच रिक्वायर्स रेवेन्यूज जो रिसीव करती है गवर्नमेंट, लाइक टैक्स रेवेन्यू हो गया, जो गवर्नमेंट मनी भी बोरो करती है, तो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जाता है। एक्सपेंडिचर करने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसी फंड से विड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगेन ये पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स दीज फंड्स, ऑडिटिंग भी होती है इन फंड की, CFI की भी होती है, एंड रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर को सबमिट की जाती है। बजट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर,
चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और जो एक्सपेंडिचर विच आर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिन पे एक्चुअली डिबेट होता है, इन पे होता है। तो चार्ज पे कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं है। एंड चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल, जो भी मैंने मेंशन किया, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब डिस्कस होता है बट वोट नहीं होता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू द बजट. So we'll keep this more proactive and more interactive. So first question, which of the following is responsible for preparation and presentation of the union budget to the parliament? So आप में से कोई भी आंसर कर सकता है इसको, क्या आंसर होगा इसका? 4 ऑप्शंस में से, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या एक्सपेंडिचर? बोलो आंचल। बी। हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 2, इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया में विच इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर, कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया? जल्दी बोलो, ये तो इजी बिल्कुल, ऑप्शंस भी इतने कंफ्यूजिंग नहीं है. बी। नहीं नहीं, नीति आयोग नहीं करेगा, नीति आयोग विल नॉट पब्लिश दिस. ना तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, ये भी क्लियर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे को. देन अलोंग विद द बजट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी प्रेजेंट किया जाता है जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में. सो ये जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है, इट इज मैंडेटेड बाय, क्या ये एक पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, या आर्टिकल 112 एंड 10 इसकी बात करते हैं, या फिर आर्टिकल 113 बोलता है, या एफआरबीएम एक्ट के अंडर ये एक प्रोविजन है जिसमें मेंशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को प्रेजेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर? औशिक? डी। ठीक है औशिक, लेट औशिक आल्सो आंसर. आंसर वही होगा. एफआरबीएम डी. एक्ट के अंडर ये, ठीक है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर शैल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन सच डे एज, किसके डायरेक्शन पे होता है? To the house on such day as. स्पीकर ऑफ लोकसभा डायरेक्ट करता है, Speaker. डिसाइड करता है टाइम. हाँ. कौन सा, मतलब कौन सी डेट को प्रेजेंट होगा बजट? हु डिसाइड्स दैट? किसके डायरेक्शन पे होगा? President of India. हाँ, राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिर्फ पार्लियामेंट तो करेगा नहीं पूरा, क्योंकि डिसाइड करने तो पूरा पार्लियामेंट की यहाँ बात हो रही है. फाइनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हम्म एग्जीक्यूटिव है, हाँ, तो तो फाइनेंस वो हाउस को. मिनिस्टर इंडिविजुअली वो भी नहीं डिसाइड कर सकते अगर हम इसमें सोचे तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगेन मोर एप्रोप्रिएट वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बेसिकली बजट की बात करते हैं, बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? सी। आर्टिकल 112. यूनियन बजट ऑफ इंडिया में जितने भी रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, गवर्नमेंट अगर लोन भी रेज करती है तो किसका पार्ट होते हैं? इज वेरी सिंपल, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वी हैव टू डिसाइड कौन सा करेक्ट है इनमें से. तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बजट. No amount can be withdrawn from CFI without authorization of the parliament. Third is all the disbursements made from the public account also need the authorization from the Parliament of India. So which is correct out of all these three? ये वाला अभी हमने कवर किया था, पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर था, जो पहला सेंटेंस है. सो इसमें राइट क्या है, क्या स्टेटमेंट शुड बी राइट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गलत है, हाँ ये गलत है, तो इकोनॉमिक अफेयर है.
ठीक है, सो ये पहला इकोनॉमिक गलत अफेयर हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ओके। 1 कट गया। हम्म। 2 एंड 3 में 2 तो सही है। हाँ। थर्ड में आते हैं ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड्स द अथॉरिटेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट गलत है, ऑल द डिसबर्समेंट थर्ड गलत होगा। ठीक है, ओनली 2 इज राइट। CFI होना चाहिए। हाँ, CFI है यहाँ। पब्लिक अकाउंट में तो बाकी सब भी आते हैं ना, जो भी प्रॉफिट हो गया या फिर ये कुछ अमाउंट एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं यहाँ पे कवर एग्जीक्यूटिव करेंगे, एक्शन। मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है जैसे CFI के केस में। तो पब्लिक अकाउंट में ऑल दी अदर पब्लिक मनी जो अपार्ट फ्रॉम जो भी पैसा जा रहा है CFI में, जितना भी फिर बाकी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बची हो, सारा पैसा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। सो दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन and payments from this account can be made without parliamentary appropriation, and such payments are mostly in the nature of banking transactions. So this is about public account। और contingency fund की बात करें तो यहाँ पे भी basically it is placed at the disposal of president of India and he can make advances out of it to meet unforeseen, मतलब अगर कोई natural disaster हो गया या even epidemic हो गया, COVID-19 वाली situation की बात करें तो unforeseen expenditure को meet करने के लिए this fund is used। एंड इसमें भी पहले इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, बाद में भी पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। तो पहले पैसा निकाल सकते हैं अगर स्टिल पार्लियामेंट की उस टाइम पे अप्रूवल नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, बट पार्लियामेंट को ऑथराइजेशन बाद में देनी पड़ेगी। तो इट इज सब्जेक्ट टू दैट। सो फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ये भी हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे ऑपरेट करता है। बट यहाँ पे बस ये ऑथराइजेशन वाली चीज डिफरेंट है दोनों अकाउंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट। कैपिटल बजट दोनों एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। सो इसमें करेक्ट पूछा है expenditure on acquisition of assets, loans received from the foreign governments, and loans and advances granted to the states. So capital budget में कौन कौन से included हैं? एक्सपेंडिचर एक्विजिशन, अब ये पहला है कैपिटल बजट। ठीक है, पहला है कैपिटल लोन्स एक्सपेंडिचर। एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स, ये भी कैपिटल बजट में आएगा। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन रिसीव्ड, हाँ, लोन्स जो तो ये गवर्नमेंट डिपेंड करता है ना कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिपेंड नहीं 1 करेगा, एंड 2, या तो ये इसमें हाँ 1 होगा 2 एंड 3 है। नहीं होगा। हाँ ठीक है, तीनों होंगे। यहाँ पे भी 3 सेंटेंसेस हैं करेक्ट पूछे हैं। सो FRBM एक्ट का, बेसिकली FRBM एक्ट के ऊपर ही है तीनों। तो पहला GDP रेशियो 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पे जो FRBM एक्ट का प्रोविजन है, और 40% उसमें सेंट्रल का होना चाहिए, 20% स्टेट गवर्नमेंट का। पे बेसिकली बात हो रही है डेफिसिट की। तो क्या ये हो सकता है, राइट ट्रू, है? हाँ, राइट। इसको राइट लेके चलो। सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% एज कम्पेयर टू 49% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये उल्टा है। ये इतना 21%, ठीक मतलब है। हाँ, उल्टा सेंटर क्यों? की यहाँ पे कम बताइए और स्टेट की ज्यादा, तो अगर ये सिंपल लॉजिक भी लगाएंगे तो वी कैन कम टू द राइट आंसर। तो ये गलत हो गया। और थर्ड, As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take central government consent for raising any loan if the former सही बात है, ठीक, करेक्ट। हाँ ठीक है। ऑडिटेड फंड। क्लियर है ये? हाँ जी। ठीक है। सो विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ हाँ चल, आप ही बताओ क्या। लीगल टेंडर मनी। कौन सी डेफिनेशन फिट होगी इसमें? मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स हाँ ऑफ चल, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। money which is a creditor in is under compulsion to accept settlement of his claims, bank money in the form of checks, drafts, bills, exchange, या metallic money in circulation को आप legal tender बोल सकते हो। सी या डी में से होगा। तो इनमें सी से डी नहीं choose होगा, करो। सी डी नहीं होगा। द मनी विच द क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन, उसको करना ही है एक्सेप्ट।
तो बी होगा। करेक्ट है। क्योंकि जो पहला लिखा हुआ ना, मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो सिर्फ हाँ कोर्ट्स ऑफ लॉ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो ये गलत हो गया। फ्रॉड नहीं है। हम्म और जो थर्ड सी का बात कर रहा है वो चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहा है, तो हम्म बैंक मनी का बात कर रहे हैं, चेक से सब तो है नहीं इसमें। तो लीगल टेंडर मनी भी तो नहीं आता होगा मानसी, हाँ, नहीं चेक्स आता है। नहीं नहीं, नहीं लीगल आता। टेंडर नहीं बोलेंगे। मेटालिक मनी लिखा हुआ है तो वो हम्म भी नैरो है, तो मतलब फ्रॉड जो है कि क्रेडिटर को लेना पड़ेगा। हाँ, मेटालिक मनी तो फिर वो टर्म थोड़ी वैसी हो गई कि उसको हम नहीं बोल सकते। जो पेपर करेंसी है उसको आप मेटालिक मनी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा मतलब फेस वैल्यू काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई, तो एप्रोप्रिएट यही है। मतलब आरबीआई गवर्नर के साइन होते, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अंडर कंपल्शन है। आप मतलब क्रेडिटर डिनाई नहीं कर सकते हैं। Question 11, there has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? तो फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, या एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज? ये बताओ पूर्वांचल। आंचल बोलो। फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू 2 and 3 एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए? अच्छा, ऐसे चलो नहीं ना, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए अगर डेफिसिट कम करना है, नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिजिकल बढ़ाना डेफिसिट चाहिए कम गवर्नमेंट करना को। है इसका हाँ, मतलब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि साल भर में हर बार खर्चा हो रहा है पैसा, अगर आसान सिंपल समझना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए क्योंकि कैपिटल ग्रोथ करे, फिजिकल फिर डेफिसिट रेवेन्यू कम की अगर करना हम चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे, एक्सपेंडिचर तो आ ही गया ना, तो हाँ, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कम करना अच्छा ही चाहिए ना, तो ये होगा इसका पार्ट। मैंने, फिर आप नया वेलफेयर स्कीम करोगे तो वही फ्रीबी कल्चर, तो उससे फिर से हाँ, होगा ज्यादा पैसा डेफिसिट। लगेगा, गवर्नमेंट को पैसा हाँ, स्पेंड करना पड़ेगा। फिर रैशनलाइजिंग सब्सिडी, सब्सिडीज। मतलब कि अभी अगर 5-6 तरह का सब्सिडी है तो उसको रैशनलाइज करके 2-3 में कर दो तो कम हम्म हो जाएगा, तो ये हाँ, सही है कम बात। हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री, एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब आई लेकिन थिंक 1 and एक्सपेंडिचर तो 3 गवर्नमेंट रहेगा। को करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो मतलब मतलब इसको हम करना पड़ेगा, हाँ, इसे डायरेक्टली रिलेशन नहीं है ना मानसी इसका। हाँ, ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, ये थोड़ा एम्बिगुअस भी। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री बोलता तो सुस्त है, हम्म लेकिन एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज हो गया ना, सो यहाँ पे 1 and 3 इज करेक्ट। 1 and 3 ए। हम्म So with reference to union budget, which of the following are covered under non-planned expenditure? Although classification अब नहीं है, but हमने ये डिस्कस किया है सेशंस में, planned और non-planned expenditure। तो non-planned प्लान होता है जो आप प्लान करते हो, आप एक्सपेंडिचर के होने वाला है। हम्म नॉन प्लान के अचानक भी हो सकता है या फिर उस साल एक तरह से अचानक से हो सकता है, तो वो एक नॉन प्लान होता है, ऐसे मैं समझता हूँ ऐसे। हाँ, मतलब कि ये तो जितना आपने बोला वो करेक्ट है नॉन प्लान में, और ये भी होता है कि आपके पास चॉइस नहीं, वो आपको एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, इसलिए आप प्लान नहीं करना ही करते। पड़ेगा। हाँ, तो डिफेंस बीच सेकंड वाला एक्सपेंडिचर, होगा, हाँ इंटरेस्ट वो करना ही पड़ेगा। हम्म सैलरीज एंड पेंशन ये भी करना पड़ेगा, हाँ होना ना। हाँ हाँ, करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। डिफेंस एक्सपेंडिचर तो आप कम भी कर सकते हो ना इसको, नहीं, लेकिन यहाँ कि पे तो भी ये प्लान नॉन प्लान्ड में ही आता है, नॉन क्योंकि प्लान थोड़ा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और उससे, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन प्लान्ड। और सब्सिडीज सब्सिडी भी नहीं नॉन होगा, प्लान्ड है। होगा इसमें। हाँ, ठीक है। सब्सिडीज भी नॉन प्लान्ड होती है, तो 1 2 3 4। सो जो द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिर से इस पे ही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं इस बार। फॉरेन लोन्स कैपिटल अकाउंट होंगे? वो कैपिटल अकाउंट में एफडीआई तो होंगे, तो पहले वो मार्क कर देते हैं। ठीक है। प्राइवेट रेमिटेंस नहीं आएंगे ये सब, शायद हाँ, रेमिटेंस नहीं आता है। ये हाँ, कैपिटल में है, फॉरेन करंट। लोन, फॉरेन लोन कैपिटल में होगा। हाँ, आप ये होगा, 1 and 2 तो अब होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो 1 and 2 तो हो गया, तो 1 and 2 और 4 और 3 में तो नहीं, हाँ 4 ही होगा, फिर बी होगा इसका आंसर, हम्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो भी होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ मानसी? है। पोर्टफोलियो जैसे हम कैपिटल मार्केट में बात करते हैं ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, हम्म एफडीआई और एफपीआई होता है ना, तो एफडीआई भी आएगा, एफपीआई भी आएगा कैपिटल में। ओके, सो ये थे सारे क्वेश्चंस, तो वी आर कंप्लीटेड विद द
टॉपिक ऑफ बजट जितने भी सब्सिडरी टॉपिक्स थे उसके. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग अप अ न्यूअर टॉपिक. सो अगर कोई डाउट है कुछ है तो यू कैन आस्क, मतलब बजट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो. वो तो आप बात में लोगे ना, फाइनेंशियल बिल जो था, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल. हाँ वो तो बाद में करेंगे, टाइप्स ऑफ ठीक बिल. है, ठीक है. नो डाउट मानसी. थैंक ठीक यू. है. ओके ओके आंचल. ठीक है. ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सरकारी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इंफॉर्मेटिव एंड beneficial videos. Thank you so much.